नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी उत्तराखंड एलटी की सीरीज़ चल रही है ये, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपके जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है पूरे सिलेबस पाँचों यूनिट से लेकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि ऐसा ही कंटेंट हम आपको लाते रहें। और अगर जो है आप शेयर नहीं करते हैं तो हमें भी इस सीरीज़ को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तभी आपको जो है एमसीक्यू की सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अब हम। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी जो आपका आरटी होता है, आरटी 2009 जो होता है आपका, ठीक है, के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में जेंडर के अनुसार अधिक समाजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समाजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, या फिर अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। तो डी ऑप्शन तो आपका कट जाएगा, कि जो आपका आरटी जो है कि वह क्या है, प्रभावित नहीं करता है, ये तो गलत हो जाएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा विषम जातियाँ नहीं है, समान जातियाँ है। इसका आयु के अनुसार, क्योंकि इसमें लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा मिलती रहेगी। तो मतलब सभी बच्चों के लिए यह क्या हो जाएगा, समान अवसर देगा। तो बी ऑप्शन आपका सही सही आंसर हो जाएगा कि आयु के अनुसार अधिक समान जातियाँ है। इसका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय, जैसे हम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, किसके सदस्य होंगे? राष्ट्रीय प्रत्ययन परिषद, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, या फिर सामान्य शिक्षा परिषद आपसे पूछा गया है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड जो होंगे वह सदस्य होंगे आपके सामान्य शिक्षा परिषद के। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अब आपका, परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? यानी आपको क्या है, ऑफलाइन टीचिंग करानी है, ऑफलाइन आपको टीचिंग करानी है, यहाँ पे ऑफलाइन हो जाएगा। उसके लिए कौन सा आपको बेस्ट रहेगा? प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट, भौतिक प्रतिरूप, या फिर आपका हो जाएगा ये एलएमएस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका भौतिक है, यानी फिजिकल जो एक्टिविटी होती है वो आप बच्चों को कराएंगे। तो ये आपका क्या है, ऑफलाइन अध्यापन में आता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे आपका फिजिकल मॉडल जो होते हैं, फिजिकल मॉडल। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं अब आपका, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, आपसे पूछा गया है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। सी तो आपका गलत हो जाएगा कि विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है समाजीकरण में, ये गलत हो जाएगा। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यालय जो है समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। और विद्यालय कौन सा कारक है आपका? द्वितीय कारक है आपका समाजीकरण का, और प्राथमिक कारक कौन हो जाएगा आपका? परिवार। ठीक है, ये आपका लेव वाइगोस्की की थ्योरी से आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न देखता हूँ, निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम संशोधन के मुख्य उद्देश्य हैं? ठीक है, यानी आपको इनमें से चुनना है। ठीक है, कौन से आपके जो हैं, आपके पाठ्य चर्चा के जो संशोधन के उद्देश्य हैं? तो संस्था की दूरदृष्टि, विजन और मिशन के रूप में बेहतर रूप से सामंजस्य बनाना, बिल्कुल सही, ये आपका पाठ्यक्रम से जुड़ा है। अधिगम को परिणाम आधारित बनाना, बिल्कुल सही। कार्यक्रम के परिणामों की तुलना में स्तर प्राप्ति को सुधार में अधिक प्रभावी बनाना, स्तर में सुधार करना बोल रहा है, बिल्कुल सही। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका गलत हो जाएगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को क्या है, विकसित करना, ये नहीं होता है। सभी हितधारकों की
अपेक्षाओं की पूर्ति करना, बिल्कुल ये भी आपका सही होता है। तो ए, बी, सी और ई आपका सही आंसर हो जाएगा, डी आपका गलत है। ए, बी, सी, ई, यानी आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए, बी, सी, ई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। जब अद्वैत वेदांत कहता है कि जगत मिथ्या है, यानी जो आपका वर्ल्ड जो है वह क्या है, फॉल्स है, गलत है, तब इसका क्या निहितार्थ होता है कि जगत सत्य और मिथ्या दोनों है, जगत पूर्णतः सत्य है, जगत पूर्णतः मिथ्या है, या फिर जगत ना तो सत्य है और ना ही मिथ्या है, बल्कि दोनों के भिन्न, दोनों से क्या है, बना हुआ है। आपसे पूछा गया है दोनों से भिन्न है, अलग है दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अद्वैत वेदांत कहता है कि जगत क्या है, मिथ्या है। इसका अर्थ होता है कि जगत क्या है, ना तो सत्य है और ना ही मिथ्या है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा एक समाज, दो परस्पर सहायक संस्थानें हैं जो अंतर संबंधित हैं। एक के बिना दूसरा फल फूल नहीं सकता है। इसका क्या कारण है, ये आपसे प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। कि शिक्षा जो है वह, शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे के बिना दोनों चल नहीं सकते हैं, शिक्षा और समाज। तो पहला कह रहा है कि इसका क्या कारण होगा। शिक्षा समाज को जीवित रखती है और संस्कृति को बनाए रखती है और नई संस्कृति को जन्म देती है और मानवीय मूल्यों को सिखाती है, आपकी जो शिक्षा होती है, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेता हूँ आपका। बी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षा सामाजिक विभाजकों को समाप्त करने में सहायक होती है, सामाजिक विभाजनों को समाप्त करने में सहायक होती है, गलत। शिक्षा लोगों को स्वरोजगार के योग्य बनाती है, शिक्षा समाज को आधुनिक और सभ्य बनाती है। तो ये भी आपका सही है कि स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है, लेकिन ये एक फैक्टर नहीं हो जाएगा, केवल और केवल स्वरोजगार के लिए नहीं करती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। समाज को आधुनिक और सभ्य बनाती है, सही है, लेकिन जो ए ऑप्शन आपका कह रहा है वह आपका सबसे राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा समाज को जीवित रखती है और संस्कृति को बनाए रखती है तथा नई संस्कृति को जन्म देती है, तो मानवीय मूल्यों को सिखाती है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा और समाज के बीच में क्या संबंध होता है, इस प्रकार से ये आपका प्रश्न है। चलिए अब अगला देखते हैं आपका। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका NCTE कहा जाता है, आपका एक विनियामक संस्थान के रूप में अस्तित्व में कब आया था, आपसे पूछा गया है। तो ये आया था आपका 17 अगस्त 1995 में। और ये इसकी बात कब कही गई थी, 1993 के आपका जो एक्ट आया था, NCTE एक्ट जो आया था आपका 1993, उसमें कहा गया था कि शिक्षकों के अध्यापक के लिए हमें क्या है, एक एक गठन करना पड़ेगा, एक परिषद का गठन करना पड़ेगा। और वह आपका बना था NCTE, जो आपका बना था 17 अगस्त 1995 में, ठीक है। अगला देखते हैं अब हम। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास, प्याजे के प्रश्न भी आपके, क्योंकि आपके पास जो लर्निंग थ्योरी होती है उसमें आपके प्याजे के प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालने हेतु ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, आपसे पूछा गया है। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, जिसमें क्या है, तर्क हो। ऐसी जो है आपको प्रस्तुतिकरण देनी है। एक अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए केवल केवल आपने स्टेट में पढ़ा होगा कि केवल जहाँ पे भी आ जाता है आपका गलत होता है। मूर्त सामग्रियों के का ही प्रयोग करना चाहिए, केवल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका केवल है, ये भी गलत हो जाएगा। तार्किक बहस के प्रयोग में हतोत्साहित करना है, कि बच्चे अगर जो है तार्किक चिंतन कर रहे हैं तो उन्हें क्या है, हतोत्साहित करना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। प्रगतिशील शिक्षा, जिसे हम आपका क्या बोलते हैं, आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इसके जनक कौन है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक जो हैं वह आपके जॉन डीवी हैं, ठीक है। जीन पियाजे आपके संज्ञानात्मक विकास के जनक हैं। और फ्रेडरिक फ्रोबल ने क्या, कौन सा मेथड दिया था, आपका प्ले वे मेथड आपका फ्रेडरिक फ्रोबल ने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका।
पर्सनैलिटी शब्द निम्न में से लिया गया है, यानी आपका व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी होती है वह कहाँ से आया था? उपरोक्त में से कोई नहीं, यूनानी, लैटिन या फिर जर्मन शब्द। तो आपको याद रखना है कि पर्सनैलिटी शब्द जो है वह आया था आपके लैटिन भाषा से, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका पर्सनैलिटी है वह क्या आया था आपका लैटिन भाषा से आया था। जो आपका शब्द था वह था आपका पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी मुखौटा। इसे हम क्या कहेंगे कि पर्सनैलिटी शब्द जो है वह आपका लैटिन भाषा से आया था, और जो शब्द था वह था पर्सोना, शब्द से मिलकर आपका पर्सनैलिटी बना है। और इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का जो आप बाहरी मुखौटा होता है, ठीक है, उसे हम क्या है आपको पर्सनैलिटी में मापते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मास्क और हिंदी में कहेंगे मुखौटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब आपका। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है? ठीक है, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण या फिर लीकर्ट स्केल। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ये आपसे पूछा गया है मनोवृत्ति क्या होता है। मनोवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं आपका एटीट्यूड। इस पे आपका पहला भी आपका प्रश्न पूछा गया है, और ये आपका जो है नेट में भी आपको ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है। ठीक है, पहले भी आपको एटीट्यूड पे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपके अलग अलग आपकी विधि होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीकर्ट स्केल। आपका जो है एटीट्यूड को मापने के लिए होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब आपका। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि डैश के अतिरिक्त, यानी हमको गलत ढूंढना है। यहाँ पे आपको प्रश्न थोड़ा घुमा दिया गया है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना, ये तो आपका आपको क्या है भय पैदा नहीं करेंगे, टेंशन नहीं देगी, क्योंकि जैसे जैसे आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मॉडल पेपर है, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, और इनसे क्या है आपकी जो है एक भय का कारण नहीं बनेगी, मतलब परीक्षा की चिंता थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है, आपको क्या है मोटिवेशन मिलता है। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, बिल्कुल सही। ये हो सकता है एक आपका टेंशन का कारण, आपका जो चिंता का कारण ये हो सकता है कि परिणाम के बारे में आप बहुत बार सोच रहे हैं। समर्थन प्राप्त करना तो सही है आपका, विशेषताओं पर बल देना ये भी आपका सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी परिणाम के बारे में आप बहुत अधिक सोचते हैं कि क्या होगा, तो इससे आपकी क्या है चिंता दूर हो जाती है। बाकी क्या है आपके, बाकी आपके चिंता न देने वाले कारक हैं आपके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का सत्तावादी स्तर है, ठीक है, शिक्षा का जो आपका सत्तावादी स्तर है, जिस सत्तावादी स्तर क्या होता है जिसमें शिक्षक जो होता है वह क्या है केंद्रित होता है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित इसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये आपका आईसीटी से प्रश्न है कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में रिबन का प्रयोग करते हुए वर्ड काउंट, जिसे हम शब्द गणना कहते हैं, कमांड फीचर वर्तमान डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या के साथ साथ निम्नलिखित की भी संख्या प्रदर्शित करता है। आपसे पूछा गया है क्या आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो आपका रिबन होता है उसमें क्या क्या होता है, आपका लाइन होता है, ठीक है, और वर्ण होता है जिसे हम क्या कैरेक्टर बोलते हैं, या फिर पैराग्राफ होता है। तो ये सब होते हैं आपके एमएस वर्ड में, लाइन, कैरेक्टर और पैराग्राफ, यानी इसका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट की स्पीड किससे मापी जाती है आपकी? तो ये होती है आपकी इंटरनेट की स्पीड किससे मापी जाती है आपकी गीगाबाइट पर सेकंड, यानी जीबीपीएस में नापी जाती है, और इसका हो जाता है गीगाबाइट प्रति सेकंड, इसका फुल फॉर्म है। सोलेमन फोर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में प्रयुक्त होने वाली संकीर्णय परीक्षाओं में से एक है, ठीक है। सह संबंधात्मक विश्लेषण, वन वे अनोवा या फिर काई स्क्वायर या फिर मध्यगाई परीक्षण। तो सोलेमन फोर ये आपका आईसीटी में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन वे अनोवा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका नेट में पूछा गया था आपका, ठीक है, 2004। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप आपका।
वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छा स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और डैश के अवसरों की संभावना कम होती है। ठीक है? तो आपसे पूछा गया है कि वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा जो आपका पोषण होता है, अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और सीखने के अवसरों की जो होते हैं, कम होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि उन बच्चों के लिए क्या है, आपको सीखने के अवसर कम मिलते हैं। अगला है आपका, ये है आपका 19वां प्रश्न है। ठीक है? 19 प्रश्न तक हम पहुँच गए हैं आपके। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैक्षणिक लब्धि, यानी एजुकेशनल कोशेंट इसे हम कहते हैं। ठीक है? एजुकेशनल कोशेंट जो है पिछड़े बच्चों के लिए एजुकेशन कोशेंट की अवधारणा किसने दी थी? गार्डन ने दी थी, सोनेल ने दी थी, बर्टन हॉल ने दी थी या फिर सिरिल बर्ट ने दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिरिल बर्ट ने आपका एजुकेशन कोशेंट के बारे में बताया था। जो आपका पिछड़े बालक होते हैं उनके बारे में बताया था, और उन्होंने ये बताया था कि जिन बच्चों का जो ईक्यू होता है, इसे हम आईक्यू नहीं बोलेंगे, ईक्यू बोलेंगे, एजुकेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। वो अगर 85 से कम होता है तो उसे हम क्या है, आपका पिछड़ा बच्चा कहेंगे। ठीक है? ये पिछड़े बच्चे हैं यहाँ पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिछड़े बच्चे कहेंगे आपका। ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। 85 से कम हुआ तो आपका क्या है, वह बच्चा क्या है, 85 से कम आने पे वह क्या हो जाएगा, पिछड़ा बच्चा हो जाएगा। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए? ठीक है? बच्चा क्या है, दृश्य बाधित बच्चा है आपका, उसको क्या करना चाहिए? ये आपका सीटेट से लिया गया प्रश्न है आपका, 2022 का ऑनलाइन शिफ्ट का प्रश्न है कि कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना चाहिए, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें, अनेक प्रकार के लिखित कार्य तो नहीं देने हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, बिल्कुल सही। जो आपका है कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुत करना, तो बच्चा देख नहीं पा रहा है तो दृश्य ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है? स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन जो कह रहा है कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, बच्चों के पक्ष आघात तनाव विकार यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या होंगे? तो पोस्ट ट्रॉमेटिक, पोस्ट से यानी आपको ध्यान में रखना है, प्री यानी पहला और पोस्ट मतलब बाद। तो आपका क्या है कि घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, बार बार कुछ कहना या उसके बारे में सोचना, दूसरों से बिल्कुल रुचि ना होना या फिर दूसरों से नाराज होना। तो पोस्ट यानी पोस्ट ट्रॉमा हो रहा है, यानी कुछ घटना हो गई बच्चे के साथ, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाए कि उस घटना के बारे में वो बार बार सोच रहा है। ठीक है? या उन लोगों से बच रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो आपका जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके कितने आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं आपके यूजीसी के। और यूजीसी का जो मुख्यालय है वह का है आपका नई दिल्ली में है। यूजीसी का मुख्यालय आपको याद में रखना नई दिल्ली में है। और ये 6 आपके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं आपको याद रखना है। सबसे पहला आपका है पुणे में, पुणे में। उसके बाद है आपका, पुणे के बाद आपका भोपाल हो गया, उसके बाद आपका कोलकाता हो गया, उसके बाद आपका हैदराबाद हो गया, गुवाहाटी हाटी, और एक हो गया आपका बेंगलोर, बेंगलोर। ठीक है? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और आपका जो है बेंगलोर, 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हो गए। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी? राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश करी थी? प्रकलन समिति की रिपोर्ट, यूजीसी शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा समिति, या फिर बी ऑप्शन कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या फिर यूजीसी समिति की रिपोर्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है कि हर राज्य, प्रत्येक राज्य में आपका राज्य उच्च शिक्षा परिषद होना चाहिए। ये आपका कहा था एनईपी 1986 में,
जो आपके राजीव गांधी के समय आपकी जो शिक्षा नीति थी, उसमें कहा गया था आपका कि प्रत्येक राज्य में आपका राज्य परीक्षा परिषद होगा, ठीक है, जिसे हम आपका क्या बोलेंगे आपका, ठीक है। और इसने आपका क्या बोला था, इसने कहा था आपका जो आपके एनवीएस होता है, नवोदय विद्यालय समिति होता है, आपको याद में रखना है, संगठन नहीं होता है, केंद्र विद्यालय संगठन होता है और नवोदय विद्यालय समिति होती है। ये इन दोनों में अंतर है, कहीं आप नवोदय विद्यालय संगठन न कह दो, नवोदय विद्यालय समिति होती है, ठीक है। और नवोदय विद्यालय का और जो ओपन यूनिवर्सिटी होती है, ओपन यूनिवर्सिटी की बात करी गई थी आपकी इसमें, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क निम्नानुसार में किसके द्वारा तैयार किया गया था, यानी जो आपका शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया, एनसीईआरटी के द्वारा, एनयूईपीए के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा, या फिर एनएएसी के द्वारा, एनएएसी, एनसीटीई, एनसीईआरटी, ठीक है। ये बोला आपका आईयूईपीए, ठीक है। तो किसके द्वारा आपकी ये जो है शिक्षक का शिक्षा पाठ्यक्रम, यानी क्या होना चाहिए, शिक्षक का जो कार्यक्रम होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, ये आपसे किस जो आपका एक्ट ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस संस्था ने बनाया था इसका पाठ्यक्रम, ये हो जाएगा एनसीटीई, जो आपकी शिक्षकों के लिए होती है, आपकी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यह क्या है, शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनाया था इसने। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। मुदालियार आयोग की प्रमुख संस्थाओं में से क्या है, मुदालियार आयोग जो आपका आया था, ठीक है, उसने क्या कहा था, जो आपका माध्यमिक शिक्षा के लिए आपका मुदालियार आयोग आया था, मुदालियार आयोग ने क्या कहा था कि 4 या 5 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा देनी है, माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, संख्यात्मक अंक देने की बजाय सांकेतिक अंक प्रदान किया जाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि मुदालियार आयोग ने कहा था कि 4 या 5 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और जो माध्यमिक स्तर के है वह आपका जो 2 भागों में होना चाहिए। संख्यात्मक अंक, ये जो आपके संख्यात्मक अंक यानी आपके जो नंबर होते हैं वह नहीं देने चाहिए, बल्कि सांकेतिक अंक जो आपके ग्रेड होते हैं वह देने चाहिए, बिल्कुल सही है ये भी आपका। ये आपका मुदालियार आयोग ने कहा था, और उपरोक्त में से सभी सही, यानी चारों आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके जो है 25 प्रश्न आपके इस वीडियो में हमने डिस्कस करे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को।